हाँ, इस वीडियो में हम सोरियासिस के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये सोरियासिस क्या है? यह एक स्किन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, काफी कष्टदायी होती है। इसमें होता क्या है कि सोरियासिस त्वचा का एक रोग है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और त्वचा पर मोटे लाल पैच या चकत्ते बन जाते हैं जो पपड़ियों से ढके रहते हैं, जिसमें दर्द, जलन, सूजन महसूस होता है। सोरियासिस त्वचा की एक पुरानी क्रॉनिक बीमारी के ग्रुप की बीमारी मानी जाती है। इसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या प्रतिरक्षा इम्यून मीडिएटेड प्रणाली की समस्या मानते हैं। तो आपने देखा कि सोरियासिस क्या है। तो यह एक स्किन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो तेजी से बढ़ने लगती हैं, त्वचा पर, स्किन पर मोटा लाल पैच या चकत्ता बन जाता है और उस पर पपड़ी पड़ जाती है, जिसमें दर्द की अनुभूति होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है और वहां पर सूजन भी दिखाई देने लगती है। यह एक क्रॉनिक ग्रुप की बीमारी मानी जाती है। यह नॉन इन्फेक्शियस ग्रुप की बीमारी है, यानी इसमें इन्फेक्शन का कोई बहुत रोल नहीं होता है। यह इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम मानी जाती है, यानी शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे ये रिलेटेड समस्या मानी जाती है। इसमें इन्फेक्शन का कोई बहुत चांस नहीं दिखता है, कारण में इसका इन्फेक्शन दिखता भी नहीं है। लेकिन अब हम इसके कारण के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके असली एग्जैक्ट काज का तो अभी तक पता नहीं लग सका है। इसका वेल डिटरमिन्ड काज क्या है, इटियोलॉजी क्या है, ये तो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ ऐसे संभावित कारण हैं जिनको हम कारण मान करके और उनका इलाज भी करते हैं, उनका मैनेजमेंट भी करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो संभावित कारण क्या हैं? इस बीमारी का पारिवारिक कारण, यानी अगर फैमिली में किसी मेंबर को एट प्रेजेंट या फिर पहले पूर्व में सोरियासिस की प्रॉब्लम अगर रही है तो उस परिवार में दूसरे मेंबर को भी इसके होने के चांसेस माने जाते हैं। और दूसरा जो कारण बताया गया वो है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। यह एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकाई जो आरबीसी को तोड़ता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन होता है इससे। ये इसका कारण माना जा सकता है। अगर इसके वजह से है तब इसको हम थोड़ा इन्फेक्शियस डिजीज की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं, अन्यथा यह भी एक संभावित कारण है। एग्जैक्ट होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, अगला कारण बताया गया HIV इन्फेक्शन। HIV पीड़ित व्यक्तियों में इस तरह की सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस उसके होने के बढ़ जाते हैं। और क्या हो सकता है? हाई स्ट्रेस लेवल एवं एंजाइटी। तो मानसिक जो थिंकिंग है, वरीनेस की कंडीशन है, जो दिमागी प्रेशर है, इसके वजह से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा माना जाता है। और स्मोकिंग, अधिक स्मोकिंग करने से, धूम्रपान करने से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सब कारण एग्जैक्ट काज में नहीं आते हैं। हो सकता है कि इनके वजह से सोरियासिस की प्रॉब्लम उभर कर आई है सामने। अगला कारण क्या बताया गया? स्किन ट्रोमा, स्क्रैचेज, सर्जिकल वुंड, कट इत्यादि, यानी स्किन का चोटग्रस्त हो जाना या इस पर स्क्रैचेज पड़ जाना, खरोच लग जाना, या फिर किसी सर्जरी के द्वारा कहीं पर कोई वुंड हो गई, घाव हो गई, या फिर स्किन कहीं कट गई, तो इन सब कारणों से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या बताया गया? अत्यधिक शराब का सेवन, यानी बहुत ज्यादा कंजम्पशन अगर अल्कोहल का होता है, जो व्यक्ति करता है, उसमें सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ दवाएं भी हैं जिनके लंबे समय तक यूज करने से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे
एंटी मलेरियल दवाएं, यानी एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो मलेरिया का ट्रीटमेंट चलता है उसमें जो दवाएं दी जाती हैं उसको ठीक करने के लिए, वे दवाएं भी इसका कारण हो सकती हैं। और क्या बताया गया, लिथियम थेरेपी। ये लिथियम थेरेपी क्या है? लिथियम एक मेटल होता है जिसके वजह से, मेटल नहीं होता है, हाइड्रेट कार्बन होता है, जिसकी वजह से ये तमाम जो बैटरी बनती हैं आपके मोबाइल में, बाइक में, फोर व्हीलर में, या किसी भी तरह की बैटरी जो बनती है, इवन जो पेस मेकर बनता है, हार्ट में लगता है, उसमें भी लिथियम की बैटरी ही यूज की जाती है। तो उस लिथियम नाम के सबस्टेंस का अगर कहीं से यूज है इसके ट्रीटमेंट में या किसी अदर ट्रीटमेंट में अगर यूज में वो है, तो इसके वजह से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और बीटा ब्लॉकर्स, ये बीटा ब्लॉकर्स क्या है? ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एक ग्रुप है। तो इनके लंबे समय के यूज के बाद हो सकता है कि सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कारण आपको बताए गए कौन कौन, पारिवारिक कारण, फैमिली हिस्ट्री में अगर कहीं पड़ा हुआ है सोरियासिस तो वहां पर रिस्क है और परिवार के किसी अगर मेंबर के लिए, और बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है जो आरबीसी को तोड़ने का काम करता है, ब्रेकडाउन में ले जाता है, तो इसके वजह से जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इसके वजह से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। HIV इन्फेक्शन के द्वारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाई स्ट्रेस लेवल एवं एंजाइटी की वजह से भी, अत्यधिक दिमागी दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अधिक धूम्रपान करने की वजह से भी ये कारण बन सकता है। और स्किन पर कहीं से चोट लग जाए, स्किन का ट्रोमा हो जाए, और ये कहीं से खरोच लग जाए, या फिर कोई सर्जरी के दौरान कोई वुंड हो जाता है, घाव बन जाती है, या स्किन किसी भी तरह से अगर उसमें कट हो जाता है, तो ये तमाम कारण इसके हो सकते हैं। अत्यधिक शराब के कंजम्पशन से भी, अत्यधिक शराब यूज करने से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके प्रयोग से भी इसके होने के चांसेस बन जाते हैं, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग, लिथियम थेरेपी, बीटा ब्लॉकर्स इत्यादि। अब इसका लक्षण क्या दिखेगा कि हम ये समझ लें कि हाँ, ये सामने वाला व्यक्ति सोरियासिस नामक प्रॉब्लम से पीड़ित है या कुछ और है। तो इसमें जो लक्षण मिलते हैं उसमें काफी ईचिंग होती है, खुजली होती है, और एल्बो ज्वाइंट, घुटने के जोड़ पर, सर पर मानी स्कल्प पर, पैरों के बाहरी सरफेस पर या शरीर के कुछ अन्य भागों पर भी लाल गोल चकत्ते पर सिल्वर कलर के स्केल्स का दिखाई देना, जो पस्टुलस न होकर के बिल्कुल ड्राई होते हैं, यानी उसमें पस फॉर्मेशन या कोई फ्लूइड भरा हो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। और एंजाइटी एवं मानसिक प्रेशर, वो व्यक्ति काफी एंजाइटी में चला जाता है या फिर मेंटल प्रेशर में चला जाता है। तो ये लक्षण उसको इसमें मिलते हैं। और क्या मिलता है? ओनिकोलाइसिस, ये जो नेल हैं, नेल के नीचे जो मस्कुलर पार्ट आप देखते हैं उसको बोलते हैं नेल बेड, यानी जिसके ऊपर नेल पाया जाता है उसके नीचे वाले पार्ट को हम नाम देते हैं नेल बेड। तो ये जो नेल हैं सोरियासिस के पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलते हैं कि ये नेल जो हैं नेल बेड को छोड़ करके उससे अलग हो जाते हैं। और यदि इसका इफेक्ट यदि काफी ग्रास लेवल पर, स्कल्प पर है यानी सर के स्किन पर है, तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बन जाते हैं, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन दिखने लगते हैं। तो ये तमाम लक्षण सोरियासिस के पेशेंट में मिलते हैं, जैसे ईचिंग का होना, यानी जहां जहां ये मोटे लाल पैच या चकत्ते बने हुए हैं उनमें काफी ईचिंग होती है। और क्या होता है? एल्बो ज्वाइंट, घुटने के जोड़ पर और सर पर, पैरों के बाहरी सरफेस पर, शरीर के कुछ अन्य भागों में भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है?
ये पर सिल्वर कलर के स्केच का दिखाई देना इसका लक्षण है। ये जो पैच बनते हैं, दिखते हैं, उनमें किसी भी तरह का फ्लूइड या किसी भी तरह का लिक्विड नहीं भरा होता है, बल्कि वो बिल्कुल ड्राई नेचर के होते हैं, बिल्कुल सूखे होते हैं। और क्या मिलता है? एंजाइटी एवं मानसिक प्रेशर मिलता है। एक्जिमा से पीड़ित व्यक्ति की एंजाइटी बढ़ जाती है और वो काफी मेंटल प्रेशर में जीने लगता है। और क्या होता है? ओंटोलाइसिस, यानी ये जो नेल हैं, ये नेल वेट को छोड़ करके उससे अलग हो जाते हैं। अगर सर पर इसका ग्रास लेवल पर इफेक्ट हो गया है, काफी अत्यधिक मात्रा में इस स्काल्प को इसने प्रभावित कर लिया है, तो फिर बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं सर से, और ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन के लक्षण दिखने लगते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। तो तमाम लक्षण जहां मिलते हैं, उस व्यक्ति को हमें मान लेना चाहिए कि वो सोरियासिस नामक एक क्रॉनिक ग्रुप की बीमारी से पीड़ित है। अब इसका निदान करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें व्यक्ति में जो एट प्रेजेंट लक्षण दिख रहे हैं, उनको बेस बनाना चाहिए, आधार बना करके हमें उसका डायग्नोसिस करनी चाहिए। यानी ये जो तमाम लक्षण आपको बताए गए, लक्षण इसमें जो दिख रहे हैं, इनको डायग्नोसिस का आधार बनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गले में बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की पहचान के लिए थ्रोट में स्वाब डाल करके और स्वाब को फिर पैथोलॉजी में टेस्ट करके कि ये बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें करना क्या होगा? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए करना क्या होगा? कॉटन का एक फाहा बना करके, स्वाब बना करके और गले से उसका स्मीयर लेकर के पैथोलॉजी में इसकी जांच करा लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्किन स्क्रैपिंग करना चाहिए, नेल क्लिपिंग करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो बायोप्सी भी करा करके और इसके निदान को कंप्लीट पक्का कर लेना चाहिए। और अब अगर मान लीजिए निदान में ये लक्षण पॉजिटिव पाए जाते हैं और ये तमाम लक्षण उसमें प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि वो सोरियासिस से पीड़ित है और उसको हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। तो हम कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देंगे, क्या क्या देंगे? तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड ग्रेड और मॉडरेट ग्रेड और सीवियर ग्रेड। अगर माइल्ड है, साधारण स्तर का है, तो फिर हमें टॉपिकल एजेंट के यानी लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी उस पर जो एक्सटर्नली हम दवा, जैसे कोई ऑइंटमेंट है, कोई लोशन है, तो इस तरह के टॉपिकल एजेंट का यूज करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब वो मॉडरेट कंडीशन में चला गया है, यानी ना तो बहुत सीवियर ना तो बहुत सिंपल, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? फोटोथेरेपी करना चाहिए, यानी सन रे से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अगर वो सीवियर कंडीशन में केस चली गई है, तो उसका फिर हमें सिस्टमेटिक दवाओं का प्रयोग करते हुए एक लंबे समय तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसमें हमें ट्रीटमेंट का मॉडल भी बताया गया है कि सोरियासिस के ट्रीटमेंट में निम्नलिखित मॉडल का प्रयोग किया जाता है, जैसे टॉपिकल एजेंट इनमें शामिल हैं कोल तार प्रिपरेशन, यानी कोल तार से बने हुए ड्रग्स, मेडिसिन, और एंथ्रालिन, यह एक केमिकल से बनी हुई दवा है। फिर कार्टिकोस्टेरॉइड, ये कार्टिसोन का यूज हमें करना चाहिए, जैसे डेक्सामेथासोन का। फिर प्यूरेटो लाइटिक एजेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड का। और क्या करना चाहिए? विटामिन डी प्रिपरेशन, विटामिन डी से बने हुए तमाम जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका यूज करना चाहिए। अब इसमें जो दूसरा मॉडल बताया गया वो है इंट्रालीजनल थेरेपी, यानी जहां चकत्ता है, जहां पर लीजन है सोरियासिस का, उसके अंदर हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना होगा। तो सोरियासिस के लीजन या पैसेज में ट्राइमेसिनोलोन एसीटोनाइड का इंजेक्शन आता है, जो हम डायरेक्ट उस पैच में इसका इंजेक्शन करते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और इससे पेशेंट को काफी लाभ मिलता है। और इसका मॉडल क्या है ट्रीटमेंट का? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन,
इसमें नेचुरल सनलाइट का हम प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से सोरियासिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो बताया गया वो क्या है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। इसमें खासतौर से सीवियर कंडीशन में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें सोरालेन तथा अल्ट्रावायलेट ए का कॉम्बिनेशन बना करके और फिर हम पेशेंट के अंदर इसका यूज करते हैं। इससे पेशेंट को काफी लाभ मिलता है। और क्या करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को रोकने के लिए हमें एंटी मेटाबोलाइट्स जैसे मेथोट्रेक्सेट का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो ये तमाम इसके मॉडल्स हैं। तो आइए सरसरी तौर पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोरियासिस क्या है? यह त्वचा की सीवियर प्रॉब्लम है और इसमें होता क्या है, त्वचा पर मोटे मोटे लाल लाल पैच या चकत्ते बन जाते हैं जिनके ऊपर पपड़ी बन जाती है और उन चकत्तों में दर्द की फीलिंग होती है, जलन की फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती है, सूजन महसूस होती है। और क्या होता है, सोरियासिस त्वचा की एक पुरानी क्रॉनिक ग्रुप की बीमारी मानी जाती है। जैसा आप जानते हैं, क्रॉनिक फेज और एक्यूट फेज, प्राय हर बीमारी में 2 स्टेजेज होती हैं। तो जो क्रॉनिक है उसी ग्रुप की ये सोरियासिस नाम की बीमारी उसी ग्रुप से संबंध रखती है। हम इसमें इन्फेक्शंस के कोई बहुत प्रूफ नहीं मिलते हैं, इसलिए इसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या फिर इम्यून मेडिएटेड प्रणाली की समस्या मानते हैं, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है। कारण में असली एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसका पता नहीं, कारण पता नहीं, लेकिन कुछ संभावित कारण है जिनको आधार बना करके हम इसका इलाज करते हैं। तो इसमें जो संभावित कारण है, फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी को कोई इससे प्रभावित रहा है पूर्व में, तो उस परिवार में किसी भी मेंबर को होने के चांसेस अधिक है, रिस्क फैक्टर में वो आता है। फिर ये बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इंफेक्शन को भी हम इसका कारण मानते हैं, एचआईवी इंफेक्शन को इसका कारण मानते हैं, हाई स्ट्रेस लेवल एवं एंजाइटी को इसका कारण मानते हैं, अत्यधिक स्मोकिंग को कारण मानते हैं, स्किन के ट्रोमा को कारण मानते हैं, स्क्रीन पर कैसे खरोंच लग गई या फिर किसी सर्जरी के द्वारा बॉडी में कहीं वुंड हो गया या फिर किसी भी तरह से स्किन में कटिंग हो गई, कट गया, फट गया, तो ये तमाम कारण माने जाते हैं। अत्यधिक शराब ये अल्कोहल का यूज करने से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और कुछ दवाओं के लंबे यूज से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग और लिथियम थेरेपी के द्वारा या फिर बीटा ब्लॉकर्स के द्वारा जो ऑलरेडी कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर लंबे समय तक ये ड्रग चलते हैं तो ये भी कारण बन सकते हैं सोरियासिस के होने के। इसमें लक्षण में क्या मिलेगा, जो लाल लाल बड़े बड़े चकत्ते बन गए हैं, उसमें काफी इचिंग होगी, खुजली होगी, इल्बो जॉइंट, घुटने के जोड़, सर पर, पैरों के बाहरी सरफेस पर या शरीर के कुछ अन्य भागों पर भी लाल लाल गोल चकत्ते, जिन पर सिल्वर कलर के यानी चांदी के कलर के यानी सफेद कलर के स्केल्स दिखाई पड़ते हैं, जो पस्टुलस न होकर के बिल्कुल ड्राई होते हैं। और क्या लक्षण मिलता है, उस व्यक्ति का एंजाइटी लेवल या फिर मेंटल प्रेशर भी उसमें दिखता है। फिर और क्या दिखता है, वोनिकोलाइसिस, यानी नेल जो है नेल बेड से अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा सिर पर अगर इसका प्रभाव ग्रास लेवल पर है, माने काफी अधिक इसका प्रभाव अगर स्केल पर है, तो फिर बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बाल का झड़ना सुनिश्चित है। और ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन भी दिखने लगता है। तो तमाम लक्षण मिलते हैं। अब इनको प्रूफ करने के लिए कि ये सोरियासिस है, कंफर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें निदान के माध्यम से क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पेशेंट में जो लक्षण दिख रहे हैं उनको आधार बनाना चाहिए। फिर ये गले में बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है भी कि नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वो कॉटन का एक स्वाब बना करके और थ्रोट से उसका स्मीयर लेकर के पैथोलॉजी में जांच करा लेनी चाहिए। स्किन की स्क्रैपिंग करनी चाहिए, नेल क्लिपिंग करनी चाहिए, जरूरत हो तो बायोप्सी भी कर लेनी चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो माइल्ड ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड, सीवियर ग्रेड, तीनों का अलग अलग तरीके से हम
मैनेज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जो साधारण या माइल्ड कंडीशन में पेशेंट है उसको हम सिर्फ टॉपिकल एजेंट के या लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग करके ही ट्रीट करते हैं। जैसे तमाम लोशंस आते हैं और टिप्स आते हैं, तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, बाकी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मीडिएटर मॉडरेटर ग्रुप का अगर केस है, पेशेंट है, तो उसमें हम फोटोथेरेपी का सहारा लेते हैं। और जो सीवियर ग्रेड में चला गया है उसमें हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिस्टेमिक दवाओं का यूज करते हैं, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन इसमें कई मॉडल बताए गए हैं, जैसे टॉपिकल एजेंट नंबर 1 मॉडल, नंबर 2 इंट्रा लीजनल थेरेपी, तीसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और चौथा है सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, पांचवा है डीएनए सिंथेसिस को रोकना। तो ये मॉडल बताए गए हैं जो टॉपिकल एजेंट के माध्यम से या इस मॉडल से जब हम ट्रीट करते हैं तो इसमें हम खासतौर से कोलतार से प्रिपेयर्ड मेडिसिन का यूज करते हैं। एंथ्रालिन भी एक ड्रग है जिसका यूज करते हैं। फिर इसमें हम कार्टिसोन का यूज करते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं। फिर क्रेटोलाइटिक यानी क्रिएटिन जो प्रोटीन होती है उसको तोड़ने वाले एजेंट का हम यूज करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। फिर विटामिन डी से बनी हुई दवाओं का यूज करते हैं। दूसरा जो मॉडल इसमें इंट्रा लीजनल थेरेपी, यानी जो लीजन है उसके अंदर हम कैसे थेरेपी देते हैं। तो सोरियासिस के लीजन या पैचेज में एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है ट्रिएमासिनोलोन एसीटोनाइड। इसका इंजेक्शन हम डायरेक्ट इसी लाल पैच या चकत्ते में इंजेक्ट करके और पेशेंट को लाभ देने का प्रयास करते हैं। तीसरा मॉडल जो बताया गया वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सीधे सीधे हम सनलाइट का इसमें यूज करते हैं और इसी से उसको ट्रीट करते हैं। फिर क्या करते हैं, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। ये खास तौर से सीवियर केस में ही हम इसका सहारा लेते हैं। इसमें सोरालेन तथा ये अल्ट्रावायलेट ए का कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो ट्रीटमेंट है उसका यूज करते हैं। फिर नंबर 5 पर करते क्या है कि डीएनए सिंथेसिस को रोकने के लिए हम एंटी मेटाबोलाइट्स जैसे मीथोट्रिएक्सेट का भी प्रयोग करते हैं या इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये रहा सोरियासिस, इसका इंट्रोडक्शन, इसका कारण, इसके लक्षण, इसका निदान और मेडिकल ट्रीटमेंट के जो तमाम पैटर्न आपको बताए गए। तो इन सारी बातों के साथ अब इस वीडियो का हम एंड करना चाहेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। अगली वीडियो में हम आपके साथ इसकी चर्चा करना चाहेंगे।